शकुंतला उड़ीसा के एक गांव में रहती थी। शकुंतला का पति एक मछुआरा था। शकुंतला जब पेट से थी तो उसका पति एक दिन मछली पकड़ने गया और फिर घर कभी नहीं लौटा। गांव के लोगों ने शकुंतला को आकर खबर दी थी कि उसका पति नदी की बाढ़ में बह गया है। रो रो कर शकुंतला का बुरा हाल हो गया, लेकिन होने वाले बच्चे की उम्मीद ने उसे संभाला। शकुंतला अपने पति की याद में नदी के किनारे ही एक कच्चे घर में रहने लगी। उसका बेटा शिवम अब 12 साल का हो चुका था। माँ, हम गांव से बिल्कुल अलग यहाँ नदी के किनारे क्यों रहते हैं? बेटा, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैं बहुत अकेली रह गई थी। मैंने मकान वगैरह बेचकर उनकी याद में यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन माँ, मैं गांव के बीचों बीच किसी घर में रहना चाहता हूँ ताकि रात में भी अपने दोस्तों को मिलने जा सकूं। बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो गांव के बीचों बीच घर खरीद लेना। माँ, आप गांव में कोई अच्छा सा घर क्यों नहीं खरीद लेती? बेटा, मैं तो घर घर जाकर काम करने वाली एक गरीब नौकरानी हूँ। मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, तो क्या मैं कोई काम शुरू कर दूँ? अगर आप और मैं दोनों लोग मिलके कमाएंगे तो हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। हाँ बेटा, तुम अपने लिए काम ढूंढ सकते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तुम्हें पढ़ाई और काम साथ साथ करना होगा। छोटे शिवम को जितनी समझ थी उसी हिसाब से उसने काम किया। एक केतली में चाय भर लेता और खेतों में जाकर किसानों को चाय पिलाता। ये लीजिए बिरजू काका चाय, मात्र 10 रुपए की है। लाओ शिवम बेटा, वैसे भी मैं बहुत थक गया था। अच्छा हुआ तुम चाय ले आए। ओ हरिया, बंटू, प्रेमपाल, सोमपाल, तुम भी आ जाओ और चाय पी लो। जब चाय खत्म हो जाती तो शिवम घर वापस जाकर केतली में चाय भर लेता और गांव में वापस लौट जाता। ये देखो माँ, आज मैंने 200 रुपए कमाए हैं। शाबाश बेटा, आज तुमने पूरे दिन मेहनत की है। मैं रामलाल हलवाई के यहाँ से तुम्हारे लिए 2 गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। शिवम ने खुश होकर गुलाब जामुन खाए और गहरी नींद में सो गया। गांव में सबसे बड़ा खेत हीरा सिंह का था। हीरा गांव का सबसे अमीर आदमी था। गांव का प्रधान भी उसका कहना मानता था। शिवम एक बार हीरा के खेत में घुस गया और मजदूरों को चाय पिलाने लगा। चाय तो बहुत अच्छी है लल्ला, किसने बनाई है? मेरी माँ ने बनाई है। उसी समय हीरा वहाँ पहुँच गया। ए छोकरे, तू खेत में कैसे घुसा? और मजदूरों, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां लेने के नहीं। चलो काम पर लगो। ए छोकरे, तू खेत से बाहर निकल और दोबारा कभी इस खेत में मत घुसना। मेरा खेत धंधा करने की जगह नहीं है। किसका लड़का है तू? मेरी माँ का नाम शकुंतला है। मैं नदी के किनारे रहता हूँ। अच्छा, वो शकुंतला काम वाली। मेरे घर भी उसने कुछ दिन काम किया था, लेकिन मैंने सप्ताह भर के बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया। आटा, चावल, दाल सब गायब करके अपने घर ले जाती थी। उसने अपना ठिकाना भी गांव से अलग हटकर नदी किनारे बनाया है, ताकि कोई उसके घर न जा पाए और चोरी का माल पकड़ा न जाए। ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिता की याद में नदी के किनारे रहने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पिता नदी में बह गए ना। उसने भी तुम्हें खूब अच्छी पट्टी पढ़ाई है। अगर इतना ही प्यार था पति से तो खुद नदी में क्यों नहीं कूद गई? और तुम ये चाय क्यों बेच रहे हो? क्या वो इकलौते बेटे को भी नहीं पाल पा रही है? मेरी माँ ने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा। मैंने खुद ही काम करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैं पैसे कमाकर गांव के बीचों बीच एक घर खरीदना चाहता हूँ। मजदूरों, सुन रहे हो? ये लड़का चाय बेचकर घर खरीदेगा। गांव में जमीन के दाम पता है तुझे? चाय बेचकर घर खरीदने में 7 जन लग जाएंगे। शिवम उस दिन आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हीरा ताऊ कह रहे थे कि आप घरों से राशन चुराती हैं। क्या ये बात सच है माँ? नहीं बेटा, ये सरासर झूठ है। मैंने आज तक किसी के घर से कोई सामान नहीं चुराया। अमीर लोगों की ये आदत होती है।
कि जब भी आटा, चीनी, चाय, दाल कुछ भी खत्म होता है तो वो नौकरों पर ही शक करते हैं, जैसे नौकर राशन चुराकर अपने घर ले जा रहे हो। हीरा सिंह एक नंबर का कंजूस, लोभी और घमंडी आदमी है। तुम फिर कभी उसके खेत में चाय मत बेचने जाना। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक टैंक। ये टैंक तो बिल्कुल असली के युद्ध टैंकों जैसा है। ये कितने का मिला? ये तुम्हें रमन चाचा ने दिया है। मैं किसी दिन तुम्हें रमन चाचा से मिलवाने ले चलूंगी। वो गांव में बहुत कम आते हैं, लेकिन गांव के सबसे अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। उनकी शहर में बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान है। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर हम चाहें तो उनके घर रह सकते हैं। मैं ये टैंक नहीं लूंगा माँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गांव वाला तुम पर या मुझ पर उंगली उठाए। मैं अपनी मेहनत से कमाकर चीजें खरीदूंगा। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक बाजार लगा करती थी, लेकिन बाजार तक पहुंचने के लिए 1 घंटे साइकिल चलानी पड़ती थी। शिवम ने एक पुरानी साइकिल का इंतजाम किया और रोजाना 1 घंटे साइकिल चलाकर बाजार में चाय बेचने जाने लगा। उसने सड़क किनारे चाय बनाना शुरू कर दिया। शिवम की अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन रोजाना 20 किलोमीटर साइकिल चलाने के कारण शिवम बहुत थक जाता था। माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन शिवम सोकर उठा तो शकुंतला ने उससे कहा, बेटा, बाजार जाने के कारण तुम बहुत थक जाते हो। तुमने स्कूल भी जाना कम कर दिया है। ऐसे में तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। माँ, मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे स्कूल जाए बिना सिर्फ परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। मैं टाइम निकालकर पढ़ाई कर लूंगा और परीक्षा दे दूंगा। शिवम ने चाय बेचने के साथ साथ अपना जनरल स्टोर भी शुरू किया। उसने 8 साल लगातार काम किया। शिवम और उसकी माँ ने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। माँ, हमारे पास अब पर्याप्त रुपए हैं। अब हमें गांव में मकान ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। शकुंतला जिन घरों में काम करती थी, उसने उन घरों में बात की। रिंकू भाई साहब, मैं 4 लाख तक का कोई मकान ढूंढ रही हूँ। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई घर है? 4 लाख में कोई मकान नहीं मिलेगा। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि 3-4 लाख रुपए में मकान मिल जाए। गांव में कोई छोटा मोटा घर खरीदने के लिए भी कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। शकुंतला ने कई जगह बात की, लेकिन किसी ने उसके लिए घर नहीं बताया। अंत में शकुंतला रमन के घर पहुंची। शकुंतला भाभी, मैंने सुना है आप अपने लिए मकान ढूंढ रही हैं। हाँ भैया, ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास बस 4 लाख रुपए ही हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि इतने रुपए में कोई घर नहीं मिलेगा। हाँ, गांव वालों की बात में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारा ये घर 4 लाख में खरीद सकती हैं। लेकिन ये घर तो बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आपने मेरे परिवार की इतने वर्षों तक सेवा की है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं अपने परिवार को अब शहर में ही रखूंगा, लेकिन गांव मेरी जन्मभूमि है, तो गांव में कभी कभी साल में 1-2 बार घूमने आता रहूंगा। बस 1-2 दिन के लिए हमें इस घर में जगह दे देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? मैं और मेरा बेटा यहाँ रहेंगे, लेकिन ये घर आपका ही है। आप जब चाहे आ सकते हैं। शकुंतला को 4 लाख रुपए में बड़ा घर मिल गया। शिवम बहुत खुश था। एक दिन जब हीरा सिंह रास्ते से गुजर रहा था, तो शिवम ने उससे कहा, हीरा ताऊ, याद है आपने कहा था कि मैं 7 जन्मों में भी गांव में अपना घर नहीं खरीद पाऊंगा। ये देखो, मुझे इसी जन्म में कितना बड़ा घर मिला है। हीरा उस समय जमीन का मुकदमा लड़ने कचहरी जा रहा था। शिवम की बात सुनकर हीरा का खून खौल गया। लड़के, तुझे पता भी है मैं कितने जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे बीच रास्ते में टोक कर तूने अच्छा नहीं किया। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। उस रात हीरा सोचता रहा कि शिवम को इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। अगले दिन प्रधान से कहकर उसने गांव में एक अभियान शुरू करवाया। कुछ सरकारी आदमी शिवम के घर पहुंचे। आप लोग कौन हैं? हम सरकार की तरफ से आए हैं। हम सभी घरों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं
ताकि अवैध कब्जे वाले मकानों की पहचान की जा सके। तुम इस घर के कागज दिखाओ। आदमी ने दस्तावेज चेक किए। सभी दस्तावेज ठीक थे। मकान शिवम की माँ के नाम पर था। हमने दस्तावेजों की जांच की, मकान शकुंतला के ही नाम पर है। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो लड़का रोजाना बाजार जाता है। मैं रास्ते में उसे गुंडों से पिटवाऊंगा और मकान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसने भी अनजाने में बाहुबली हीरा सिंह से पंगा ले लिया। हीरा ने कुछ गुंडों को पैसे दे दिए। गुंडों ने अगले दिन की पूरी प्लानिंग भी कर ली, लेकिन रात में गांव में एक तूफान आ गया। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान अक्सर गांव में आया करते थे, लेकिन इस बार बहुत भयानक तूफान आया। गांव के सभी घर ढह गए। हीरा और शिवम के मकान भी नहीं बच पाए। अब बताओ शिवम, क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि फिर से मकान बना लो? मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। अब मैं पहले से भी बड़ा मकान बनाऊंगा। शिवम और शकुंतला फिर से दर दर भटकने लगे। नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ था, इसीलिए नदी के किनारे का पुराना मकान बह चुका था। माँ, कुछ दिनों के लिए हमें जंगल में शरण लेनी चाहिए। जब वे दोनों जंगल में गए तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा टैंक मिला। माँ, ये तो वही टैंक लगता है जो 8 साल पहले आपने मुझे दिया था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। शकुंतला और शिवम टैंक के अंदर गए। टैंक के अंदर 2 कमरे और रसोई मौजूद थे। बेटा, इस टैंक में तो पूरा घर बना हुआ है, हम इसमें रह सकते हैं। शकुंतला और शिवम टैंक के अंदर ही रहने लगे। टैंक को चलाकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। गांव के लोग भी कुछ घंटे टैंक के अंदर रहने का अनुभव लेते और शिवम उनसे किराया लिया करता था। गरीब का टैंक घर, ये मेरे नए आलीशान घर से अच्छा नहीं है। हीरा ने बहुत ऊंचा आलीशान मकान बनवाकर खड़ा किया था, लेकिन तूफान दोबारा आ गया और उसका घर फिर से गिर गया। लेकिन शिवम के टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब कहो हीरा ताऊ, किसका घर ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है? हीरा को बहुत क्रोध आया। एक रात उसने कुछ गुंडों को टैंक के पास भेज दिया। शिवम ने टैंक का एक बटन दबाया और टैंक के चारों तरफ से गोलियां निकलनी शुरू हो गई और गुंडे वहां से डरकर भाग गए। अब हम टैंक के करीब कभी नहीं जाएंगे सरकार, उस टैंक से गोलियां निकल रही हैं। लगता है मैं इस तरह उस टैंक को नष्ट नहीं कर पाऊंगा, लोहा ही लोहे को काटेगा। हीरा ने करोड़ों रुपए खर्च करके चीन से एक युद्ध टैंक चोरी छुपे मंगवाया। हीरा ने खुद ही टैंक में बैठकर शिवम के टैंक पर गोले बरसाने के लिए चला गया। उसने हर तरह से शिवम की टैंक पर हमला बोला, लेकिन वो शिवम के टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। माँ, ये हीरा तो हमारे टैंक को तबाह करने आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। हमारे टैंक में कई बटन हैं, कौन सा बटन दबाऊं? बेटा, ये लाल वाला बटन दबा दो। लाल बटन दबाते ही एक मिसाइल निकली और हीरा का टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक ही कहा है, चाइनीज माल तो चाइनीज ही होता है। शिवम, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे टैंक को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम मजे से अपने टैंक में अपनी जिंदगी जियो, तूफानों का कोई भरोसा नहीं। मैं अब झोपड़पट्टी बनाकर रहूंगा। ललित उड़ीसा के एक गांव में रहता था। उसके पिता का पुरी में समुद्र के किनारे एक होटल था। ललित को शहर जाना पसंद नहीं था। वो गांव के दोस्त और गांव के सरल साधारण लोगों के बीच ही खुश था। बहुत सुंदर सुबह है, जरा गर्मा गर्म जलेबियां खाकर आता हूँ। ललित, कल रात तेरे पिताजी का फोन आया था। वो तुझे पुरी बुला रहे हैं।
तू यहाँ कब तक गांव में मौज मस्ती करता रहेगा? अब शहर जा और होटल संभाल। माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, थोड़े दिन मुझे गांव में और रहने दो ना। ललित सुबह ही गांव में निकल जाता है और गांव के लोगों से हालचाल पूछते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। वहीं पर उसके दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं। ढेर सारी बातें चलती हैं और वो लोग एक दूसरे को जलेबियां और समोसा खिलाते हैं। दोपहर में ललित पेड़ की छांव में अपनी दोस्त नीलम के साथ बैठा करता है। वो उन्हीं के साथ खेलता रहता है। तुम्हारे सिर पर ये मुकुट बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे उतारो इसे, अगर इसने मुझे काट लिया तो। एक शाम ललित जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं। आप कब आए पिताजी? बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। इतनी तबीयत खराब होते हुए भी ये यहाँ गांव में चले आए क्योंकि ये कुछ दिन गांव में रहना चाहते हैं। अब तुझे ही शहर जाकर होटल का कारोबार संभालना होगा। ललित के पास अब शहर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ललित अब शहर पहुंचा तो वहां उसे होटल का नौकर सुखीराम मिला। नमस्कार छोटे बाबू, आपको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। अब तो आप बहुत बड़े हो गए हैं। ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा आपका है। आपको बस पैसों का हिसाब किताब देखना है, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। एक दिन ललित समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि उसी के उम्र के एक लड़के ने एक कछुआ पकड़ लिया है। वो लड़का कछुए के ऊपर खड़ा होकर कछुए का दम निकाल दे रहा है। ललित को कछुए पर बहुत दया आ गई। वो उस लड़के से बोला, तुम उस कछुए की जान निकालने पर क्यों तुले हुए हो? उसे वापस समुद्र में जाने दो। इसे मैंने पकड़ा है, मैं इसके साथ जो चाहूंगा वो करूंगा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? कछुआ भी एक जीवित प्राणी है। अगर तुम्हारे सिर पर कोई 100 किलो का आदमी खड़ा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो कछुआ मुझे दे दो। तू मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम मोंटी है। मेरे पापा कालिया सेठ यहाँ के दादा हैं और होटल वाले उन्हें अपनी कमाई का 10% हिस्सा देते हैं। तुम्हारे पापा कालिया सेठ हो या पीलिया सेठ, मैं उन्हें अपने होटल की कमाई का 1 रुपया भी नहीं देने वाला और मैं तुमसे ये कछुआ भी छीन लूंगा। ललित ने चमन को धक्का दिया और कछुए को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। चमन रोता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, ललित नाम के लड़के ने मुझे धक्का दिया और वो कहता है कि वो आपको कोई रकम नहीं देगा। चले आए हमारी बेइज्जती कराकर। अब तुम घर पर ही रहो, मैं उस छोरे को देख लूंगा। उस रात कालिया सेठ ललित के होटल पर पहुंचे। आओ कालिया बाबू, बड़े मालिक तो बीमार हैं, मैं छोटे मालिक को बुलाता हूँ। ये आदमी कौन है? ये कालिया सेठ है। आपको इन्हें 20,000 रुपए देने हैं। 20,000 नहीं, 40,000। तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया, इसीलिए अब तुम्हें 10% नहीं 20% देना होगा। मैं तुम्हें 1% भी नहीं देने वाला। होटल हमारा, मेहनत हमारी, और तुम फ्री में मजा लूट रहे हो। यहाँ के सभी होटल मालिक मुझे पैसा देते हैं, तुम्हें भी देने होंगे। तो मैं सारे होटल मालिकों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें 1 कौड़ी भी ना दी जाए। सुखीराम, समझाओ इस नए छोरे को, मुझसे पंगा ना ले, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इससे कहो अपने पिता से बात करे। आप नाराज ना हो कालिया सेठ, मैं इन्हें समझाऊंगा। आप कुछ दिन बाद आ जाइएगा। अगली बार जब आऊं ना, तब रकम तैयार मिलनी चाहिए। ललित ने अपने घर पर फोन किया तो पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। ललित गांव पहुंचा। बेटे, अब इस घर में कोई नहीं रहा, तू शादी कर ले। घर में बहू रहेगी तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। ललित ने अपनी दोस्त नीलम से शादी कर ली। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ, फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। ललित नीलम को लेकर शहर पहुँचा। आओ आओ ललित, शादी कर ली और हमें दावत भी नहीं दी। अब जरा 40,000 रुपए दे दो, फिर मैं भी दावत उड़ाऊं। आखिर मुझे भी तो अपने लड़के की शादी करनी है। तुम बार बार भीख मांगने क्यों चले आते हो? मेहनत से क्यों नहीं कमाते? मैंने एक बार मना कर दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। तेरे पास कल सुबह तक का समय है। अगर कल सुबह तक रुपए मेरे घर नहीं पहुंचे
तो कल तेरे होटल पर बुलडोजर चलेगा। ललित और नीलम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि थाने का इंचार्ज कालिया से रिश्वत लेता था। हमें डीएम के ऑफिस चलना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। ललित और नीलम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में गए और उनसे बात की। अगले दिन जब कालिया ललित के होटल पर बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। रुक जाओ कालिया, तुम ये होटल नहीं गिरा सकते। क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या तुम भूल गए कि हर महीने मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देता हूँ? डीएम के ऑफिस से इस होटल को सुरक्षा देने का ऑर्डर आया है। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डीएम से जाकर बात करो। कालिया ने जाकर डीएम को भी रिश्वत दे दी और अगले दिन अपने आदमियों के साथ आकर ललित का होटल गिरा दिया। बारिश होने लगी। उन्होंने समुद्र किनारे तंबू गाड़ लिया और निराश होकर बैठ गए। ललित और नीलम रोने लगे। तभी एक कछुआ ललित के पैर के पास आ गया। पहचाना मुझे? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया प्यारे दोस्त। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं तुम्हारे पास आया। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? ललित ने कछुए को सारी बात बताई। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ। मेरा आकार कितना भी बड़ा हो सकता है। तुम एक काम करो, मैं बड़ा हो जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर होटल बना लो। कछुआ करीब 100 वर्ग फुट का हो गया था और ललित ने अपना बचा हुआ पैसा लगाकर उसके ऊपर एक होटल खड़ा कर दिया। कछुआ जब समुद्र में तैरता तो होटल भी उसके साथ साथ तैरता। कछुए के ऊपर होटल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया और बहुत ऊंचे दामों पर होटल के कमरे किराए पर लगने लगे। कालिया ने जब ललित का होटल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ललित, तुमने नया होटल बनाया है? तुम्हें अपनी कमाई का 10% मुझे देना होगा। मेरा होटल जमीन पर है ही नहीं जो मैं तुम्हें वसूली दूं। अगर तुम मेरे होटल को गिराना चाहो तो गिरा कर देख लो। कालिया बुलडोजर लेकर होटल के करीब गया, लेकिन कछुआ होटल को लेकर समुद्र के अंदर चला गया। बुलडोजर समुद्र में फंस गया और बाहर निकल ही नहीं पाया। होटल भी गिरा नहीं, ऊपर से बुलडोजर का नुकसान हुआ वो अलग। अब मुझे कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। कालिया ने ढेर सारे आदमियों को बुलाकर कहा, तुम उस कछुए वाले होटल के पास जाओ और धक्का देकर होटल को कछुए की पीठ पर से गिरा देना। कुछ आदमी जहाज से कछुए के पास पहुँचे और उन्होंने होटल को धक्का मारना शुरू किया, लेकिन होटल टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सारे आदमी हार मानकर वापस लौट गए। साहब, हमने होटल गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन होटल कछुए की पीठ पर बहुत अच्छी तरह से चिपका हुआ है। उसे गिराया नहीं जा सकता। कालिया ने डाइविंग सूट पहना और एक तलवार लेकर कछुए के नीचे पहुंचा, लेकिन ललित ने कछुए के पेट पर पहले से ही मोटी स्टील की चादर चढ़ा रखी थी। कालिया ने तलवार से चादर को भेदना चाहा, लेकिन उसकी तलवार टेढ़ी हो गई। ललित ने पहले ही इंतजाम कर रखा है ताकि कोई कछुए का पेट ना चीर सके, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। कालिया लाखों रुपए खर्च करके एक रॉकेट लॉन्चर ले आया। वो कछुए के पीछे पीछे समुद्र के अंदर काफी गहराई में पहुंच गया और कछुए का पेट चीरने के लिए रॉकेट लॉन्चर छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी वहां शार्क मछलियां आ गई और उसके चारों ओर घूमने लगी। पानी के अंदर कालिया चीख भी नहीं पा रहा था। वो पछताने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ललित वहां पहुंचा और उसने पानी में केमिकल मिलाया। केमिकल की गंध से शार्क मछलियां वहां से भाग गईं। ललित कालिया को समुद्र से बाहर लेकर आया। मुझे माफ कर देना बेटे, अगर तुम नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस लौटा दूंगा और उस पर नया होटल भी बना कर दूंगा। आज से मैं वसूली करना भी छोड़ दूंगा और अपनी मेहनत से कमाना शुरू करूंगा।